हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जीवों को वर्गीकृत करेंगे। इस वीडियो में हम वर्गीकरण प्रणाली और मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। इसमें हम 3 वर्गीकरण प्रणालियों के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले है उसे कहते हैं हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली, दूसरी है लीनियस वर्गीकरण प्रणाली और तीसरी है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। यह आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। दोस्तों, अरिस्टोटल एक शख्स था जिन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था और इन्होंने प्राणियों को उनके रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया था। आइए अब लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली को जानते हैं। दोस्तों, जरा यहाँ देखिए, यह लीनियस का चित्र है और इन्होंने द्विजगत पद्धति अपनाई, जिसका मतलब है उन्होंने जीवित चीजों को 2 जगतों में डिवाइड किया था। पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। मगर दोस्तों, इस वर्गीकरण प्रणाली की भी कुछ सीमाएं थी। तो जो सीमा थी वह यहाँ पर लिखी है। इस पद्धति के अनुसार ससीम केंद्रिकी यानी कि यूकैरियोट्स एवं असीम केंद्रिकी यानी कि प्रोकैरियोट्स, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी जिसमें कि ग्रीन एल्गी आते हैं और अप्रकाश संश्लेषी यानी कि फंजाई के बीच में विभेद स्थापित करना संभव नहीं है। तो यह इसकी एक मेजर लिमिटेशन यानी कि सीमा थी, जिस वजह से यह वर्गीकरण प्रणाली ज्यादा समय तक चली नहीं। फिर कुछ समय बाद एक और वर्गीकरण प्रणाली आई जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। अब इसको जानते हैं। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। यह कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध पर आधारित है। दोस्तों, जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जितने भी जगत आते हैं वह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मोनेरा जगत से शुरू करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जरा यहाँ पर देखिए, यह एक बैक्टीरियम का चित्र है जिसमें कि मैंने प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कैप्सूल को दर्शाया हुआ है। और दोस्तों, इन बैक्टीरिया के पास कभी कभी फ्लैजिला यानी कि कशाप भी होता है जो कि चलन में सहायता करता है। अब दोस्तों, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर हमने 4 समूहों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला है वह है गोलाकार कोकाई, दूसरा है रॉड के आकार का बेसिलाई, तीसरा है स्पाइरिला और चौथा है विब्रियो। विब्रियो कोमा के आकार का होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया को हमने उसके वास स्थान के आधार पर भी विभाजित किया हुआ है। तो जो सबसे पहला आता है इसमें उसको हम कहते हैं आद्य बैक्टीरिया और दूसरे समूह को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आद्य बैक्टीरिया को जानेंगे। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि लवणीय क्षेत्रों में,
लवणीय क्षेत्रों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। यह बैक्टीरिया गर्म झरने में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। आधे बैक्टीरिया कच्छ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। और दोस्तों, मिथेनोजेंस रूमिनेंट पशुओं के आंतों में भी पाए जाते हैं। यह बायोगैस उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यू बैक्टीरिया को समझते हैं। यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य स्वपोषी भी होते हैं, जिसका सरल भाषा में मतलब है कि वह अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि नील हरित शैवाल, जिसे हम अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और इन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। दोस्तों, जरा यहाँ पर देखिए, यह नील हरित शैवालों की कुछ कॉलोनीज हैं। यह आपने अपने घर के आसपास कभी ना कभी पानी के ऊपर ऐसा तो कुछ देखा ही होगा। और दोस्तों, माइक्रोस्कोप में नील हरित शैवाल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों, यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य रसायन संश्लेषी भी होते हैं, जैसे कि नोस्टॉक। नोस्टॉक के पास श्लेष्मीय आच्छाद होता है और एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्ट होती है, जिसके द्वारा ये पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये जीव अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों, अब इसके परपोषी सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से अधिकतर बैक्टीरिया अपघटक यानी कि डीकंपोजर्स हैं। दूध से दही बनाना, प्रतिजैविक का उत्पादन आदि यह सारी क्रियाएं परपोषी बैक्टीरिया करते हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफॉइड, टिटनस आदि भी करते हैं। आइए दोस्तों, बैक्टीरिया में जनन की प्रक्रियाओं को समझते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, मगर विपरीत परिस्थितियों में यह बीजाणु यानी कि स्पोर को बनाता है। सबसे पहले इसका डीएनए डिवाइड होता है और 4 स्पोर में बदल जाता है। बाद में यह 4 स्पोर मात्र कोशिका के अंदर चला जाता है और कॉर्टेक्स की एक लेयर बनाता है। इसके बाद कैल्शियम बाहर से आता है और पानी को हटा देता है। इसमें एक प्रोटीन कोट भी बनता है और अंत में एक एक्सोस्पोरियम की एक लेयर बनती है और आखिरी में यह बीजाणु बाहर आ जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के आने के बाद यह एक नए बैक्टीरिया में बदल जाएगा। दोस्तों, इसका एक और सदस्य है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह रोगजनक होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। और दोस्तों, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों मोनेरा जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई 3 वर्गीकरण प्रणालियों को जाना। हमने मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करी, जिसमें कि हमने मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं और इनके समूहों को जाना। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली और पहले जगत मोनेरा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत को जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और प्रोटिस्टा जगत की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इनमें सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। ये
अलैंगिक जनन कोशिका संलयन द्वारा एवं लैंगिक जनन युग्मनज बनने की विधि द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के पहले समूह क्राइसोफाइट के बारे में जानते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं, आते हैं। ये स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर तथा लवणीय जल यानी कि मरीन वाटर पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म तथा जल धारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि डायटम्स दिखते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डायटम्स अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं और दोस्तों इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होता है और साथ ही में इनके पास पौधेनुमा क्लोरोफिल भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जीव समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। सिलिका होने की वजह से ये नष्ट नहीं होते हैं और अपने अवशेष छोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें हम डायटमी मृदा कहते हैं, यानी कि डायटोमेशियस अर्थ। इस चित्र को देखिए, यह डायटमी मृदा का एक नमूना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डायटमी मृदा के कुछ उपयोगों को जानते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन में होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह डेस्मिड है जो कि क्राइसोफाइट का एक सदस्य है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डायनोफ्लैजिलेट को समझते हैं। ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं और अधिकतर के पास दो कशाभ होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। और दोस्तों आप ये साथ वाला चित्र देख सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और दोस्तों डायनोफ्लैजिलेट अलग अलग रंगों के भी होते हैं, जैसे कि पीले रंग का, हरे रंग का। और दोस्तों लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट जब होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है, इसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। और लाल डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है गोनियोलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूग्लिनॉइड को समझते हैं। यूग्लिनॉइड भी प्रोटिस्टा जगत का एक समूह है। इसको हम इसके एक उदाहरण यूग्लिना से समझेंगे। यूग्लिना दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब यूग्लिनॉइड की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इसमें से अधिकांश जीव स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जो कि स्थिर होता है। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इन जीवों को लचीला बनाती है। इसके लचीलेपन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इनमें दो कशाभ होते हैं, छोटा तथा लंबा। और दोस्तों ये जीव दोनों प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषित है। आइए दोस्तों अब हम यूग्लिना को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूग्लिना कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप इसका कशाभ हिलाते हुए देख सकते हैं। यह इसका लंबा कशाभ है। और दोस्तों जो छोटा वाला कशाभ है वह कोशिका से बाहर नहीं आता है, इसलिए आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। और आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने लचीले जीव हैं। दोस्तों अब हम प्रोटिस्टा जगत के अगले समूह अवपंक कवक को जानेंगे। ये जीव मृतपोषी होते हैं और सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। और दोस्तों यह अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कि कई फीट तक लंबा हो सकता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण
वायु के साथ होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रोटोजुआ को समझते हैं। सभी प्रोटोजुआ परपोषी होते हैं और परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा। और अमीबा दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों प्रोटोजुआ को हमने 4 प्रमुख समूहों में बांटा है। जो सबसे पहला है इसका समूह, उसको हम कहते हैं अमीबीय प्रोटोजुआ। और एंट अमीबा इसका उदाहरण है। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। इसका दूसरा समूह है कशाभी प्रोटोजुआ। इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। ये मुक्त जीवी होते हैं और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनके पास कशाभ भी होता है। इसका तीसरा समूह है पक्षमाभी प्रोटोजुआ। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। ये अत्यंत सक्रिय गति करते हैं और इनके पास पक्षमाभ होता है, जो कि यहाँ पर होते हैं दोस्तों। और इसका चौथा समूह है स्पोरोजुआ। इसमें काफी प्रकार के जीवधारी आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया बीमारी करता है। यहाँ पर दोस्तों प्रोटिस्टा जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा, जिसके हमने कुछ विशेषता और समूहों को जाना। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपके एनसीईआरटी का एक जगत प्रोटिस्टा खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से एनसीईआरटी विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवक जगत और कवक का वर्गीकरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। दोस्तों कवक जगत को हम फंजाई भी कहते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कवक विश्वव्यापी यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन है, जिसका अर्थ है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये ब्रेड, अगर आप ब्रेड को कुछ दिन के लिए खुला नमी वाले स्थान पर छोड़ दें तो ब्रेड कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। यह कवक की वजह से होता है और ये फलों के ऊपर भी उग जाते हैं। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो कि कवक जगत का एक सदस्य है, वह एक कोशिकीय है। यह यीस्ट का माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है और यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वह एक लौता फंजाई का ऐसा सदस्य है जो कि एक कोशिकीय है। आइए दोस्तों अब कवक की शरीर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक मशरूम है जो कि कवक जगत का एक सदस्य है। कवक तंतुमय होते हैं। यह पतली लंबी धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कवक तंतु यानी कि हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। अब दोस्तों कवक तंतु भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संकोष्ठी कवक तंतु और दूसरा है पटीय कवक तंतु। अब दोस्तों आइए इनके बारे में जानते हैं। जो दोस्तों संकोष्ठी कवक तंतु होता है, यह बटे नहीं होते यानी कि इसमें सेप्टेट नहीं होता है और यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं और इनमें बहुकेंद्रीकृत कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ जो पटीय कवक तंतु होता है, उनमें सेप्टेट पाए जाते हैं। तो जिसका मतलब है कि यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स नहीं होते हैं, यह विभाजित होते हैं और इनके सेप्टेट में छिद्र होते हैं, जिससे कि इनका कोशिका द्रव्य संपर्क में रहता है। और दोस्तों आपको एक और बात फंजाई यानी कि कवक के बारे में याद रखनी है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं
और कवक जगत की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, जैसे कि ये मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है ये मृत जीवों पर रहते हैं। और दोस्तों, कुछ फंजाई परजीवी के रूप में भी रहते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे जंतु और पौधों पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों, कुछ फंजाई तो एल्गी के साथ भी रहते हैं, जिन्हें हम लाइकन कहते हैं। और दोस्तों, लाइकन कुछ इस प्रकार का दिखता है। और दोस्तों, कुछ फंजाई पेड़ों के मूल के साथ संबंध बना के रहते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फंजाई का बीजाणु है, जो कि किसी एक पेड़ की मूल के साथ रहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फंजाई में जनन को समझते हैं। फंजाई कायिक विधि यानी कि वेजिटेटिव मीन्स खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी कि फिशन, मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु से होता है, जिसे कोनिडिया अथवा धानी बीजाणु, जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, अथवा चल बीजाणु, जिसे हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं, उनके द्वारा होता है। और दोस्तों, इनमें लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी कि ऊस्पोर्स, एस्कस बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर और बेसिडियम बीजाणु यानी कि बेसिडियोस्पोर्स से होता है। आइए दोस्तों, फंजाई में लैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दो युग्मक जो कि चल अथवा अचल हो सकते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कुछ फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक की अवस्था बनती है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं। इस कंडीशन को हम केंद्रक युग्म यानी कि डायकैरियोन कहते हैं, और इस फेज को हम द्विकेंद्रक प्रावस्था यानी कि डायकैरियोफेज कहते हैं। बाद में केंद्र संलयन होता है, जिसके बाद द्विगुणित कोशिका बनती है। इस द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के बाद अगुणित बीजाणु का उत्पादन होता है, जो कि बाद में माइसीलियम का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरह से फंजाई में लैंगिक जनन के स्टेप्स होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कवक का वर्गीकरण समझते हैं। ये कवक जाल के आकार की, बीजाणु बनने तथा फलनकाय होने के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो जो सबसे पहला समूह इसका आता है, उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। अब इसको जानते हैं। जरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल्ड है। यह फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और यह ब्रेड पर उगता है, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं। अब हम फाइकोमाइसिटीज के कुछ विशेषताओं को जानेंगे। ये जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम सलीन स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। ये अलैंगिक जनन चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर्स तथा अचल बीजाणु यानी कि एप्लानोस्पोर्स के द्वारा करते हैं। ये बीजाणुधारी यानी कि स्पोरेंजियम से उत्पन्न होते हैं। आइए फाइकोमाइसिटीज के कुछ और उदाहरणों को जान लेते हैं। पहला है म्यूकर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, और दूसरा है एल्ब्यूगो। आइए अब कवक जगत के अगले समूह एस्कोमाइसिटीज को समझते हैं। इन्हें थैली फंजाई यानी कि सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इनमें एक कोशिकी यानी कि यीस्ट और बहुकोशिकी पेनिसिलियम आते हैं,
और पेनिसिलियम का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मृत जीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमलरागी यानी कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का अर्थ है कि ये पशुओं के मल में उग जाते हैं। अब हम एस्कोमाइसिटीज के जनन को समझेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को जानेंगे। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है और यह बीजाणु विशिष्ट कवक जाल कोनिडी मदर यानी कि कोनिडियोफोर पर उगते हैं और बाहरी ओर उत्पन्न होते हैं। ये कोनिडिया बीजाणु हाइफा यानी कि कवक तंतु का निर्माण करते हैं और इनमें लैंगिक जनन एस्कोस्पोर्स यानी कि एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज को समझते हैं। इसमें मुख्यतः मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं और दोस्तों इनका कवक जाल भी शाखित तथा पटीय होता है। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के जनन को समझते हैं। दोस्तों ये बेसिडियम फलनकाय है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसमें बेसिडियम होता है जहां पर केंद्रक संलयन तथा मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स यानी कि बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु नए फंजाई का निर्माण करते हैं। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। यह एगैरिकस है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का एक सदस्य है और इसका अगला उदाहरण है ऑस्टिलैगो। ऑस्टिलैगो दोस्तों एक परजीवी के रूप में रहता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कवक के आखिरी समूह ड्यूटेरोमाइसिटीज को समझेंगे। आइए इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं और इनके हमें अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है और दोस्तों ये कोनिडिया से जनन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा की एक कॉलोनी है, और अल्टरनेरिया। यहाँ पर दोस्तों कवक जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और जनन प्रक्रियाओं को समझा और दोस्तों साथ ही में हमने कवक का वर्गीकरण भी जाना जिसमें हमने इसके कुछ समूहों के बारे में चर्चा करी। जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक जिनमें क्लोरोफिल होती वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं।
और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों, ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में एमडब्ल्यू बेजेनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों, जरा यहाँ देखिए, यह टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र है जिसमें कि मैंने आरएनए और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है और ये वायरस तंबाकू मोज़ेक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग है: शीर्ष, कॉलर, आछद और तंतुकूच। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायड कहते हैं और शैवाल वाले भाग को हम शैवलाज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों, ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों, आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा।
आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम